हेलो बच्चों, आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फंक्शन ठीक है ना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। कोई भी प्रोग्राम जो हम डेवलप करते हैं उस प्रोग्राम को आइडियल प्रोग्राम तब कहते हैं। फीचर्स आइडियल प्रोग्राम फीचर्स ऑफ आइडियल प्रोग्राम। ठीक है ना। कोई भी प्रोग्राम जो हम डेवलप करते हैं, कोई प्रोग्रामर डेवलप करता है, उसको आइडियल प्रोग्राम तब कहा जाएगा जब वो टेक लेस मेमोरी स्पेस ठीक है ना। दूसरा, मिनिमम लेंथ ऑफ कोड। तीसरा, फास्ट एग्जीक्यूशन। चौथा, टेक लेस मेमोरी लेस टाइम फॉर मेंटेनेंस। ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम जब हम डेवलप करते हैं तो सबसे पहला फीचर होना चाहिए कि वो कम से कम मेमोरी ले। तो मेमोरी कैसे लेता है? जब हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना, किसी तरह का डाटा स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल और एनी डाटा स्ट्रक्चर ठीक है ना, तो मेमोरी क्रिएट होता है। तो हम अपने प्रोग्राम में ये ध्यान रखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कम से कम मेमोरी ले। जब कम से कम मेमोरी लेगा तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। दूसरा है मिनिमम लेंथ ऑफ कोड, यानी कि जो हम इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम क्या है या कोई सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। These instructions are written in any programming language। ठीक है ना। और हमारा कंपाइलर क्या करता है? उन्हीं इंस्ट्रक्शनों को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अगर हमारे कोड में लेंथ ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोग्रामर से कोई ना कोई एरर होगा ही। या तो कंपाइल टाइम एरर होगा या रन टाइम एरर होगा। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे कोड में मिनिमम लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन होके, ठीक है ना, जिससे कि उसमें एरर की संभावना भी कम होगी। ठीक है। और एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा। तीसरा, अगर मेमोरी कम लेता है और मिनिमम इंस्ट्रक्शन अगर हमारे प्रोग्राम में, हमारे सॉफ्टवेयर में होता है तो इसका मतलब है कि वो फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। फास्ट एग्जीक्यूशन कहने का मतलब है कि हमने कमांड दिया, यानी इनपुट दिया और आउटपुट तुरंत हमको मिला। इसको कहते हैं प्रोग्राम का फास्ट एग्जीक्यूशन। कभी कभी आप देखते होंगे इंटरनेट पर
कि कोई कोई साइट, जब आप साइट का एड्रेस देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद इंटर की प्रेस कर देते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ देर तक प्रोसेसिंग करते रहता है, यानी वो साइट स्लो है, ठीक है ना। उसी तरह आपका सॉफ्टवेयर भी स्लो हो सकता है, और स्लो सॉफ्टवेयर या स्लो साइट बहुत ही यूजर के लिए इरिटेटिंग होता है। वो इतना स्लो में काम नहीं करना चाहता है जितना आप उस साइट को या सॉफ्टवेयर को स्लो बना दिए हैं। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करें तो उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए। और चौथा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हमेशा कुछ पार्टिकुलर समय पर उसमें चेंजिंग होते रहता है, रिक्वायरमेंट का चेंजिंग होता है। वास्तव में हमारा प्रोग्राम या हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और उसी रिक्वायरमेंट को हमने क्या किया है, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट डाउन कर दिया है, ठीक है ना। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट बदलेगा, यानी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बोनस दे रही थी 10%, आप कह रही है कि नहीं हम 10% नहीं देंगे, 5% देंगे। तो जो एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो भी सैलरी तैयार हो रहा होगा, उसमें जो बोनस 10% पहले इंक्लूड होता था वो अब 5% होगा। तो उसमें तो चेंजिंग करना होगा, कोड में जाके चेंजिंग करना होगा, तब क्या होगा, जिस समय से वो इफेक्टिव हुआ उसी दिन से उसमें चेंजिंग कर दिया गया, तो अगले दिन से वो 5% लेना शुरू किया। तो इस वर्क को कहते हैं मेंटेनेंस। अगर हमारा कोड प्रॉपर ढंग से नहीं होगा या लेंथ ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि उसके मेंटेनेंस में समय लगेगा, और मेंटेनेंस में समय लगेगा तब तक क्लाइंट के बहुत सारे वर्क पेंडिंग हो गए, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का लेंथ ऑफ कोड कम हो। लेंथ ऑफ कोड कम होने से एरर की संभावना भी कम होगी, एग्जीक्यूशन, उस प्रोग्राम का डेवलपमेंट भी काफ़ी फास्ट होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी काफ़ी फास्ट होगा, वो कम मेमोरी लेगा, ठीक है ना। और इसी दौरान ये सब तो होगा कि किसी भी आइडियल प्रोग्राम को किस ढंग से होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इसको, यानी किसी भी प्रोग्राम को आइडियल प्रोग्राम बनाने के लिए उसमें फंक्शन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है ना। जैसे हमारे घरों पर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उसको भी हम लोग सिंपल भाषा में फंक्शन बोल देते हैं कि हमारे यहाँ एक फंक्शन है, हमारे यहाँ ये पूजा है, हमारे यहाँ यज्ञ है, हमारे यहाँ ये कुछ है, ठीक है ना। उसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के वर्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे आप कहते हैं हमारे घर पर पूजा है, अब पूजा के साइज के अनुसार आपको व्यवस्था करना होता है। मान लेते हैं बहुत विस्तार रूप से पूजा करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, टेंट की व्यवस्था करते हैं, खाना बनाने वाले की व्यवस्था करते हैं, पंडित जी की व्यवस्था करते हैं, पूजा में क्या सामग्री लगेगा वो व्यवस्था करते हैं, अगर गांव घर वाले पड़ोसी को खिलाना है तो खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूजा छोटा सा हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या करते हैं, पूजा का सामान खरीद के ला दिया और पंडित जी को बुला दिया, पूजा शुरू हो गया। तो उसी तरह हमारा ये फंक्शन है। फंक्शन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी लार्ज इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, और 2-4 इंस्ट्रक्शन का भी फंक्शन हो सकता है। ये अपने वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इन्हीं फंक्शनों के माध्यम को यूज करके हम कोड के रीयूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कोई कोड हमने लिखा उसको फिर से उपयोग कर लेते हैं, फिर से जब जब भी ज़रूरत हो तो उसको उपयोग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो हमको मैसेज शो कराना है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एक सी में मैसेज शो कराना है, ठीक है ना।
तो मैं जब हम क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम फॉर displaying playing a message 5 times, ठीक है ना, इस तरह से। अब इस प्रोग्राम को अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा हेडर फाइल होगा, इंक्लूड std io.h, ठीक है ना। उसके बाद void main लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको मैसेज शो कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटफ, कितने बार, प्रिंटफ ठीक है। और इस तरह से इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है ना। कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे कराते हैं, ctrl प्लस F10, ठीक है। इसको 5 बार, इस मैसेज को 5 टाइम्स डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटफ में बार बार हम लिखेंगे प्रिंटफ सी लैंग्वेज is very easy, very easy. Printf C language is very easy. Printf C language is very easy. Printf C language is very easy, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जितने बार हमको इस मैसेज को डिस्प्ले कराने की जरूरत है, उतने बार हमने क्या किया, कोड को लिखा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर 50 बार ये मैसेज को डिस्प्ले कराना होता तो ये स्टेटमेंट को 50 बार लिखना होता। 100 बार अगर डिस्प्ले कराना होता तो 100 बार लिखना होता। इससे क्या हो रहा है, इससे प्रोग्राम का कोडिंग का लेंथ लंबा हो रहा है। और जो लंबा ये कोड का लेंथ लंबा होगा तो इसमें एरर आने की भी संभावना है, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में यानी कोड के लेंथ को छोटा करते हुए काम अगर करना है तो उस सिचुएशन में हम फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है ना।
इसी प्रोग्राम को अगर फंक्शन के माध्यम से अगर बनाया जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा। फंक्शन के माध्यम से अगर इसको बनाना है तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। सब कुछ वैसा ही रहेगा। इंक्लूड std io डॉट h, ठीक है ना, void msg, ठीक है ना, और void main, ठीक है, हो गया। और इसके अंदर अब जितने बार हमको मैसेज डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ पर बस फंक्शन को कॉल कर देंगे, मैसेज msg और msg, हो गया। इस फंक्शन को अब हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, msg, ठीक है। और इसमें क्या करना है तो प्रिंटर सी लैंग्वेज इज वेरी इजी, अब देखिए जितने बार इसको मैसेज को डिस्प्ले कराना है उतने बार इस फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इसके बनस्पत तो हमारा कोड तो बहुत छोटा हो गया, इतना हमको लिखना नहीं पड़ा। लिखना कितना बार, कई बार पड़ा, एक बार हमने लिख दिया, हमने डिफाइन कर दिया और उसको हमने कॉल कर लिया, ठीक है। इस तरह से अभी इस कोड को और छोटा किया जा सकता है। आप लोग लूप पढ़े होंगे, लूप के माध्यम से इसको कॉल कर लेंगे तो ये कोड और छोटा हो जाएगा। यानी अंततः प्रोग्रामर, किसी भी प्रोग्रामर का ये मकसद होता है कि उसका कोड का लेंथ छोटा से छोटा हो गया। कोड का लेंथ छोटा से छोटा होगा तो उसके डेवलपमेंट का भी समय कम लगेगा और भविष्य में अगर किसी तरह का एरर हो रहा है तो उसको फाइंड करने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को फंक्शन के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए कि फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर मात्र एक मैसेज शो कराना है तो हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया। लेकिन इसी तरह से और कुछ काम कराना होता है, जैसे दो नंबरों को जोड़ना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या प्राइम नंबर चेक करना है, तो जैसे जैसे हमको चेक करना हो कोड का लेंथ लंबा होता चला जाएगा। लेकिन एक ही प्रोग्राम में वो सारा इंस्ट्रक्शन, एक ही फंक्शन में वो सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको तो अब पता चल गया कि फंक्शन को यूज करने से क्या फायदा हो रहा है, यानी कोड का लेंथ कम हो रहा है, ठीक है ना। उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। आगे आप पढ़ेंगे कि इस फंक्शन को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन जो होता है, ठीक है ना, उस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ठीक है ना, ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। यानी कि कंपाइलर को बताया गया है कि इस नाम का फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो हम जब सी में प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो इस फंक्शन को मेन के पहले भी डिफाइन कर देंगे। अगर मेन के पहले डिफाइन कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट हमको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेन के बाद अगर उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो मेन के पहले उसका डिक्लेरेशन पार्ट
को लिखना होगा, जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, यानी कंपाइलर को हमने बता दिया कि इस नाम से फंक्शन मिलेगा। तो आपने देख लिया कि किसी भी प्रोग्राम को अगर फंक्शन के माध्यम से बनाते हैं तो कोड का लेंथ लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और डुप्लीकेट्स कोड की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलते हैं, देखते हैं कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में, फंक्शन तो हो गया। अब फंक्शन कितने तरह के होते हैं, तो जनरली फंक्शन दो तरह के होते हैं। ठीक है ना। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फंक्शन के दो टाइप हो गए, दो टाइप हो गए। दूसरा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जो कि हमारे कंपाइलर के साथ, यानी हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, जिस सॉफ्टवेयर कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उन्होंने कुछ कुछ ऐसे फंक्शन बना के दे दिया है कि जिसको हम लोग अपने वर्क में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे सी का प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं प्रिंटफ हम लोग यूज करते हैं, प्रिंटफ। उसके बाद स्कैनर, धड़ल्ले हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनर फंक्शन। जनरली फंक्शन को पहचानने का एक सिंबल है कि अगर फंक्शन का नाम लिखा होगा तो उसके जस्ट बगल में पैरेंथेसिस का भी सिंबल होगा। ये पैरेंथेसिस ऐसे ब्लैंक भी हो सकता है या इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है ना, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी वर्ड अगर लिखा हो और उसके बाद में इस तरह का सिंबल हो तो उसको समझ जाइए कि वो फंक्शन है। ठीक है, तो ये सबको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ये सब फंक्शन कहाँ पर होता है, studio.h, जो आप सी का प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वहाँ पर studio.h हेडर फाइल यूज करते हैं ना, तो उसी studio.h में ये सारे फंक्शन है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में जितने बार मैसेज डिस्प्ले कराना है या वैल्यू स्टोर करना है उतने बार प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज हम करते हैं। कोई कोड लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलते हैं जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया है। जैसे अभी तुरंत हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए एक तो MSG नाम का फंक्शन डिफाइन किया था, आपको ध्यान में होगा। वैसे फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया, डिक्लेयर करके डिफाइन किया गया है, तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है ना। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे कोड को के रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है, हमारे प्रोग्राम के लेंथ को छोटा करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बिल्ट इन फंक्शन हो गया। उसके अलावा बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शन है। गेट ch जैसे आप यूज करते हैं, गेट ch AR यूज करते हैं, ये सभी फंक्शन है। ठीक है ना। क्लियर स्क्रीन, CLR SCR यूज करते हैं, CLR SCR भी यूज करते हैं ना। ठीक है ना।
ये सारे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, हमको बस यूज कर लेना है। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन किसी न किसी हेडर फाइल में हैं, ठीक है ना। हमको बस उसको यूज कर लेना है, हमको कोड नहीं लिखना है, उससे भी हमारा कोड का लेंथ कम हो जाता है। लेकिन सारे हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करता है कि सारे रिक्वायरमेंट को, क्लाइंट के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, ठीक है ना। वो क्या करता है, जैसे रेडीमेड कंपनियां हैं जो रेडीमेड शर्ट पैंट ये सब तैयार करने वाले, वो क्या करता है, एक तो एवरेज साइज का शर्ट और पैंट तैयार कर देती हैं, जिसको अपना हो गया, किसी को वो लंबा होता है, किसी को छोटा होता है। अब जो लोग खरीदेगा अपना देख लेता है कि लंबा होगा तो उसको छोटा करा देंगे, या छोटा है तो क्या करेंगे, और उसी पर उसका खरीदारी करता है। उसी तरह से जो भी रेडीमेड कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उसमें क्लाइंट क्या करता है, अपने रिक्वायरमेंट को देख लेता है कि हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, और वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, यानी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको डेवलप किया गया, ठीक है ना। तो वहां पर भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से भी हम जब डेवलप कराएंगे तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसा ही फंक्शन वो डेवलप करके दे देगा, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। तो उस परिस्थिति में उसको कहा जाएगा बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है ना। और यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि वो सॉफ्टवेयर से अलग हट के यूजर जो उस सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है उसने अपने लिए डेवलप कर लिया, तो वैसे फंक्शन को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहला है रिटर्न वैल्यू, दूसरा है तीसरा है, दूसरा हो गया नॉट टेक वैल्यू बट रिटर्न ए वैल्यू, ठीक है ना। तीसरा है टेक ए वैल्यू वैल्यू बट नॉट रिटर्न रिटर्न ए वैल्यू। और चौथा टेक ए वैल्यू एंड रिटर्न ए वैल्यू, ठीक है। इस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन के 4 टाइप हो गए, ठीक है। अब हम लोग 4 तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, जैसे आपको पता होगा, इसको थोड़ा सा हम इसका फॉर्मेट होता है, पहला का फॉर्मेट होता है, क्या होता है, void मान लेते हैं हमारे फंक्शन का नाम fun1 है, और इस तरह से, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। फंक्शन को डिफाइन करना आपको पता है,
कि सबसे पहले डिक्लेरेशन होता है और उसके बाद उसका डिफिनीशन होता है। डिक्लेरेशन पार्ट में सबसे पहले होता है कि रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन वर्क करने के बाद किस तरह का डाटा देगा उसको कहते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है ना। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप हो गया, उसके बाद फंक्शन का नाम हो गया, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट यानी इनपुट दिया जाता है। कोई भी काम करने में हमको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसी रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं, यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि भाई ये फंक्शन वन काम करने जाएगा तो कुछ लेके जाएगा और वहाँ पर काम करेगा और फिर कुछ रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, नाइदर टेक वैल्यू नॉर रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पर हमने लिखा है रिटर्न टाइप में void लिखा है। तो void का क्या मतलब है कि कुछ नहीं रिटर्न करता है। और यहाँ पर चाहें तो void भी लिख सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ब्लैंक भी छोड़ दिए या void भी लिख दिए, यानी कि ये कुछ लेता भी नहीं है, यानी इनपुट के तौर पर लिया नहीं और आउटपुट के तरफ से कुछ दिया नहीं। ठीक है ना। दूसरा जो फंक्शन है दूसरा टाइप का, तो ये है क्या, नॉट टेक वैल्यू बट रिटर्न ए वैल्यू। नॉट टेक वैल्यू बट रिटर्न ए वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू क्या होता है, रिटर्न यानी कि जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे उसका अपना बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी या C++ में इंटीगर, फ्लोट, डबल, सिंगल, कैरेक्टर, ये सब है ना डाटा टाइप, बिल्ट इन डाटा टाइप। तो इन्हीं डाटा टाइप में से कोई ना कोई वो रिटर्न करेगा। ठीक है ना। अगर कुछ नहीं रिटर्न करता है तो वहाँ पर लिख देते हैं void। तो मान लेते हैं ये फंक्शन नॉट टेक वैल्यू बट रिटर्न ए वैल्यू। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न टाइप में इंटीगर दे दिया और उसके बाद फंक्शन का नाम दे दिया, fun1 दे दिया। ठीक है ना, fun1, ठीक है ना। और उसके बाद अगर पैरामीटर को ब्लैंक कर दिया, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन ठीक है, यानी कि ये ब्लैंक है, यानी कि इनपुट ये नहीं लिया। लेकिन यहां पर अब void के बदले इंटीगर है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो फंक्शन है, सारा वर्क करने के बाद कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा जिसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीगर होगा। ठीक है ना। जब ये इंटीगर होगा तो इसका कोडिंग कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है। उसी तरह अब तीसरा है टेक ए वैल्यू बट नॉट रिटर्न वैल्यू। टेक ए वैल्यू बट नॉट रिटर्न वैल्यू। तो इस केस में क्या हो, नॉट रिटर्न वैल्यू के लिए यानी हमको void लिखना होगा कि नॉट रिटर्न। ठीक है ना। और उसके बाद फंक्शन का नाम fun1 लिख देंगे। और टेक ए वैल्यू, तो मान लेते हैं हम दो इनपुट दे दिए, int a, ठीक है ना, और int b दे दिए। ठीक है ना, b दे दिए, यहाँ पर बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, यानी कि ये इनपुट, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। ठीक है ना। जब तक ये इनपुट लेगा नहीं तब तक ये वर्क नहीं करेगा, और जब वर्क करेगा तो कुछ नहीं देगा। तो ये तीसरे टाइप के फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना। और लास्ट है चौथा। ठीक है ना। चौथा है क्या कि ये इनपुट लेगा भी और आउटपुट भी रिटर्न करेगा। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से ये होगा fun1, ठीक है ना, int a, int b। ठीक है ना। यानी ये प्रोग्राम अपने वर्क को करने के लिए इनपुट लेगा। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस इनपुट लेगा। ठीक है ना।
और फाइनल प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट भी रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरह से इस 4 फंक्शन को हम लोग अपने वर्क में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमको उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और हमारे चैनल टीचिंग एकेडमी 176 को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।